हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। सो गाइस, जैसा कि आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों कंप्लीट, जिसका मैं आपको यहां पर कंप्लीट 100% एक्यूरेट आंसर के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार आज आपके 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा और साइड में आपको बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, आप उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी सेशन प्रोवाइड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन सारे सेशन को वॉच कर सकें। थोड़ा सेशन आपको लेट मिल रहा है, दैट्स वाई जॉब की प्रॉब्लम है। देन आफ्टर आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, डिटेल्ड क्वेश्चन है, हूबहू आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि पहले एशियाई खेलों में भारत की रैंक क्या थी। जो 1951 में एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत की रैंक पूछी जा रही है, जहां पर हूबहू आपको ये चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो मानक तौर पर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी द्वितीय थी। अगर हम लोग डिटेल की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए, पहले एशियाई खेलों जो हुआ था, जो खेल जिसको बोल सकते हो 1951 में, भारत की इसमें रैंक क्या थी। पहले एशियाई खेल जो हुए थे इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। पहले एशियाई खेल जो हुए थे ये खेल भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। यहाँ पर अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ये खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो इस प्रकार से सारांश दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चंस को मैंने डिस्क्राइब किया है ताकि उस क्वेश्चन से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके उन सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर अप करवा दूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं क्लास रहेगी, हूबहू टॉपिक पर ही बात करेंगे, टॉपिक से बिछड़ेंगे नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना जिन भाइयों का पेपर आगामी शिफ्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये खेल भारत में हुए और भारत के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते, इसलिए ये भारत के नंबर 1 यानी कि यहाँ पर इसका स्थान प्रथम रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, जहाँ पर IAAF यानी कि ये आपको हूबहू 4 ऑप्शन मिले थे, पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड, या स्टॉकहोम स्वीडन, बर्लिन जर्मनी। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। अगर डिटेल में जानकारी रखें तो IAAF का पूरा नाम हो जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। यह संस्था दौड़ कूद फेंक जैसी एथलेटिक्स खेलों को नियंत्रित करती है और साल 1912 में ओलंपिक खेलों के बाद दुनिया भर के एथलेटिक्स नियम एक जैसे बनाने के लिए इस संस्था की स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में की गई थी। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट आपको इतना याद कर लेना है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके नेक्स्ट आगामी शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास हैं। भाई, किस देश के पास अब तक या किस व्यक्ति के पास अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, या कार्ल लुइस, या मार्क सिप्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, माइकल फेल्प्स हो जाता है। माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक महान तैराक थे जिसको हम लोग इंग्लिश में स्विमर बोलते हैं। उन्होंने ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक क्या किए थे, जीते थे। माइकल फेल्प्स ने कुल 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते, जो आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं जीत पाया है। इसीलिए इन्हें ओलंपिक का सबसे सफल खिलाड़ी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी लोग अगर क्लिक किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फुटबॉल खेल में गेंद को कौन सी बॉडी से टच यानी स्पर्श करना नियम के अनुसार मना है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फुटबॉल खेल में गेंद को कौन सी बॉडी पार्ट से टच यानी स्पर्श करना नियम के अनुसार मना है। हूबहू आपको चार ऑप्शन मिले थे, इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, हाथ, पैर, या सिर, छाती। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल में यहाँ पर हाथ से छूना एकदम मना है। अगर बात करें, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी पैर, सिर और छाती से गेंद को खेल सकते हैं। लेकिन अगर सामान्य खिलाड़ी को यहाँ पर हाथ से गेंद छूना मना होता है, इसे हैंड बॉल भी कहते हैं। सिर्फ गोलकीपर अपने पेनल्टी एरिया में से हाथ से गेंद को पकड़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैंड हो जाता है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी पैर, सिर और छाती से गेंद
खेल सकते हैं। लेकिन सामान्य खिलाड़ी जो होते हैं वो हाथ से गेंद छूना उनको मना रहता है, इसे हैंडबॉल कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ गोलकीपर अपने पेनल्टी एरिया में हाथ से गेंद को पकड़ सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि 2016 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 0, 2, 4 या 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जो कि हो जाता है 2। 2016 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 2 पदक जीते थे जो कि आपको याद कर लेना है। पहला पीवी सिंधु बैडमिंटन रजत पदक था, साक्षी मलिक कुश्ती कांस्य पदक था, और इसमें से अगर बात करें कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला, लेकिन भारत ने 2 मेडल जरूर जीते हैं जो कि आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट में नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी 2 आपका करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ महिलाओं की भाला प्रतियोगिता का ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं कि कह रहा महिलाओं को भाला प्रतियोगिता में ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष जोड़ा गया था, 1912, 1928, 1932, 1948। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1932 हो जाता है, 1932। तो पहले ओलंपिक खेलों में सिर्फ पुरुषों की भाला यानी कि जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, साल 1932 में महिलाओं की भाला प्रतियोगिताओं को भी ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। लेकिन अब क्या किया गया है, साल 1932 में महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को भी ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। यह ओलंपिक लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी स्टूडेंट सी को लॉक किए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है, 4, 6, 7 या 10। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ जो कि 7 नंबर आपका हो जाता है। अगर हम लोग इस डिटेल क्वेश्चन की बात करना चाहें तो भारत ने ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में अब तक सबसे ज़्यादा 7 पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते हैं। इन 7 पदकों में से 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य शामिल थे। इससे पहले भारत कभी भी एक ओलंपिक में 7 पदक नहीं जीत पाया था, इसलिए यह भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये आपसे पूछा गया था कि यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 365। तो करेक्ट आंसर की बात करें अनुच्छेद 365 हो जाता है। डिटेल में अगर देखना चाहें तो कह रहा है भारत के संविधान में लिखा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देश मानने होते हैं। अगर कोई राज्य सरकार केंद्र यानी संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करती है तो इसे माना जाता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 365 के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक करना है, अनुच्छेद 365 करेक्ट हो जाएगा जिसके अनुसार ये बात इतनी कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 42वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन। तो अगर हम लोग बात करें इस राइट आंसर की तो जो है संशोधन जो हुआ है वो 61वां हुआ है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर देखा किस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक कर देना है जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सेशन को। और यहाँ पर डिटेल में जानकारी लेना चाहे तो पहले भारत में मतदान यानी वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, कितनी 21 साल। लेकिन साल 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें युवाओं को जल्दी मतदान का अधिकार मिल सके। इस संशोधन के बाद मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट क्लिक किए होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस नंबर मतलब इस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा या अमेरिका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी
जर्मनी जो भी स्टूडेंट चूज़ किए होंगे बिल्कुल उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 100%। भारत का संविधान बनाते समय कई देशों के संविधान से अच्छे विचार लिए गए हैं। कितने कैसे विचार? अच्छे विचार लिए गए हैं। जैसे आपातकाल इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की व्यवस्था है, वह जर्मनी के संविधान से ली गई है। और अगर हम लोग इसके मतलब की बात करें कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए मौलिक अधिकार भी रोके जा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी के साथ आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकल नागरिकता के साथ जाएगा। देखिए जो आपका संघवाद है, फेडरलिज्म का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना। अब संघवाद की मुख्य विशेषताएं होती हैं कि लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के द्वारा और स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एकल नागरिकता संघवाद की अनिवार्य विशेषता नहीं होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है जिसको बोलते हैं डबल सिटीजनशिप, और भारत में भले ही एकल नागरिकता है लेकिन यह संघवाद की मूल विशेषता नहीं मानी जा सकती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, संसद को संदेश भेजना, विधेयक पर वीटो लगाना या कानून का मसौदा तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। और जो भी हमसे स्टूडेंट नए कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पल पल की अपडेट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। भले ही देर में प्रोवाइड करवाएं लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, कानून का मसौदा तैयार करना, डफरिंग लॉज। भारत में कानून बनाने यानी कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा का काम होता है। राष्ट्रपति उनका मसौदा नहीं बनाते हैं। राष्ट्रपति की मुख्य शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, संसद को संदेश भेजना, विधेयक पर वीटो लगाना या कि मजदूरी रोकना या फिर वापस भेज देना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो अभी पहले ही आपको बताया है 2 मिनट पहले, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना है, संसद को संदेश भेजना है और विधेयक पर वीटो लगाना है, लेकिन कानून का मसौदा तैयार करना ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। संविधान यानी राष्ट्रपति नहीं कह सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा की कार्रवाई को सीधे सही तरीके से चलाने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा की कार्रवाई को सही तरीके से चलाने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा की बैठकों में लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है सदन की अध्यक्षता करता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ तो ये मत समझना कि ये सब आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, भैया बिल्कुल नहीं। ये जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये आज की शिफ्ट में पूछे गए हूबहू डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सेशन पहुँचे आप उनको देखिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा प्रेस कर लेना दबा दबा के, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हिंदी यूसीसी क्या है, अगर हम लोग यूसीसी की बात करें एक समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड क्रिकेट क्लब, संघीय आयोग या यूनिफाइड कमांड कंट्रोल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है भैया ऑप्शन नंबर ए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका पूरा नाम होता है। और इसका मतलब ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों में एक ही कानून लगे। और यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। संविधान में इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 44 में। तो इस क्रम में राइट आंसर आप सभी लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है बीएनएस के अनुसार किसी रियल अपराधी माना जाता है? बीएनएस के अनुसार किसे रियल अपराधी भैया माना जाता है? जो सिर्फ अपराध करता है या जो अपराध में शामिल भी होता है या जो अपराध की योजना बनाता है, जो अपराध के बाद भाग जाता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आई होप आप सभी ने लॉक किया होगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि कह रहा है जो अपराध की योजना बनाते हैं। बीएनएस यानी कि ये आपका इंग्लिश में दिया गया है के अनुसार केवल अपराध करना ही असली अपराधी नहीं माना जाता। असली अपराधी वह है जो अपराध की योजना बनाता है। इसका मतलब है कि अपराध की योजना और सोच अपराध को गंभीर बनाती है। जो सिर्फ मौके पर अपराध करता है या भाग जाता है उसे सहायक या संयोगवश अपराधी माना जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1989 महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईएएस कौन हैं जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है? मनोज जोशी, राजेश अग्रवाल, एस.एन. ठाकुर या जयश्री मुखर्जी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मनोज जोशी। कौन हो जाता है? मनोज जोशी। तो मनोज जोशी एक 1989 बैच के महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड अब वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें भूमि संसाधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स का सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य क्या है? हर परिवार को कम से कम एक खाता प्रदान करना, केवल अमीरों को ऋण देना, विदेशी निवेश बढ़ाना या केवल शहरी क्षेत्रों में बीमा देना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो अगर आप लोगों ने क्लिक किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना होता है जो कि प्रधान जन धन योजना पीएमजेडवाई का मुख्य उद्देश्य है। हर भारतीय परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। इससे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है, प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? चेक द्वारा, बैंक खाते में डेबिट, नगद भुगतान या डाक द्वारा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बैंक खाते में डेबिट विधि के द्वारा। तो प्रधानमंत्री किसान योजना पीएम किसान के तहत सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में से पैसे भेजती है। इसे डेबिट यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इसका मध्यस्थों के बिना सीधे लाभ किसानों तक होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से नहीं, आज के सेशन में टॉप इतने ही क्वेश्चन आपके लिए गए थे। जितने क्वेश्चन भाई लोगों के द्वारा हमें शेयर किए गए उतने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब इसके सेकंड पार्ट भी मैं करवाऊंगा, आप सभी लोग देखना और करेक्ट आंसर हमें ज़रूर बताना, ठीक है। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। क्लास क्लोज करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हुए थे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।